नमस्कार साथियों, मैं हूं वरुण कुमार झा और हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम IC38 के लाइव सेक्शन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन बीमा व्यवसाय में शामिल नहीं है? संपत्ति, जोखिम, परिपक्वता का सिद्धांत और सब्सिडी। संपत्ति, जोखिम, परिपक्वता का सिद्धांत तीनों ही लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है। सब्सिडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो इसका सही जवाब होगा सब्सिडी। प्रश्न 2, HLV की अवधारणा किसने दी? HLV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, मानव जीवन मूल्य। मानव जीवन मूल्य की अवधारणा का के जनक जो हैं प्रोफेसर ह्यूबनर साहब हैं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3। निम्नलिखित में से किसे संपत्ति नहीं कहा जा सकता है? कार, मानव जीवन और घर तीनों का आर्थिक मूल्य होता है, इसलिए इसे संपत्ति कहा जाएगा। वायु का आर्थिक मूल्य फिलहाल नहीं होता है, इसलिए इसे संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसे जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? बहुत कम आयु में मृत्यु होना। बहुत कम आयु में मृत्यु होना जोखिम कहलाता है। विकलांगता के साथ आजीवन रहना भी एक प्रकार का जोखिम है। बहुत जल्दी मर जाना भी एक प्रकार का जोखिम है। तो इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक टूट फूट जो है वो जोखिम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। प्रश्न 5, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जीवन बीमा पॉलिसी क्षतिपूर्ति की संविदाएं हैं, जबकि सामान्य जीवन बीमा पॉलिसी केवल आश्वासन का है। यह बिल्कुल गलत है। जीवन बीमा पॉलिसी क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है। दूसरा विकल्प है, मानव जीवन पॉलिसियां आश्वासन की संविदाएं हैं, जबकि सामान्य जीवन पॉलिसी क्षतिपूर्ति की संविदाएं हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सामान्य जीवन जो है वो क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पे काम करता है, जबकि जीवन बीमा पॉलिसी आश्वासन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यक बीमा को निर्धारित करने में मदद कर सकती है? मानव जीवन मूल्य, कभी भी पॉलिसी लेते समय जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक होता है वह होता है मानव जीवन मूल्य, और मानव जीवन मूल्य के आधार पर किसी भी बीमा सलाहकार को बीमा बेचना चाहिए। मानव जीवन मूल्य जिसके जनक है प्रोफेसर ह्यूमनर साहब। मानव जीवन मूल्य होता क्या है? मानव जीवन मूल्य होता है किसी व्यक्ति के द्वारा पूरी जिंदगी में जो धन कमाया जाता है वही उसका मानव जीवन मूल्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इसके लिए सबसे उपयुक्त है? स्पष्टीकरण करें कि युवा लोगों से वृद्धजन की तुलना में जीवन बीमा प्रीमियम कम लिया जाता है। ज़्यादातर युवा निर्भर रहते हैं, बिल्कुल गलत। वृद्ध लोग अधिक भुगतान करने में सक्षम है। बीमा के प्रीमियम का किसी व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर निर्भरता नहीं होती है, मृत्यु दर से संबंधित होती है, क्योंकि एक कम उम्र का व्यक्ति जो है उसके मरने की संभावना बहुत कम होती है और एक ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के मरने की संभावना ज़्यादा होती है। तो प्रीमियम को जो प्रभावित करने वाला कारक होता है वो होता है मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर। निम्नलिखित में से कौन सा नगद मूल्य बीमा अनुबंध के तहत लाभ नहीं है? संरक्षित एवं सुरक्षित निवेश है। नगद बीमा मूल्य अनुबंध जो है एक सुरक्षित और संरक्षित निवेश होता है। अनुशासन से बचत को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही है कि बीमा अनुबंध जो है अनुशासन और बचत को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है आयकर लाभ। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत और 1010 डी के तहत बीमा अनुबंध में इन्वेस्टेड अमाउंट 80C के तहत और प्राप्त धनराशि 1010 डी के तहत कर लाभ प्रदान करती है। तो कम पैदावार जो है इसका सही जवाब होगा, जो अनुबंध के तहत लाभ नहीं है। निम्न में से कौन सा नगद बीमा अनुबंध का लाभ है? जो बिल्कुल
पिछला प्रश्न जो है प्रश्न 8 का उल्टा है। उसमें पूछ रहा है कि नगद बीमा मूल्य अनुबंध का लाभ नहीं है, और इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा नगद बीमा अनुबंध का लाभ है। तो पहला जवाब है मुद्रास्फीति के संरक्षक प्रभाव के अधीन रिटर्न, पिछले वर्ष से कम संचय, कम पैदावार और सुरक्षित निवेश। तो जीवन बीमा मूल्य जो है, सॉरी, जीवन बीमा अनुबंध जो है वो एक सुरक्षित निवेश है। इस अनुबंध का सबसे बड़ा पार्ट होता है। प्रश्न 10, किसी व्यक्ति को जीवन के किस चरण में अपनी पिछली बचत की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? विकल्प 1 सेवानिवृत्ति के बाद, अर्जन करते समय, विद्यार्थी जीवन में, शादी के वक्त। तो सबसे ज़्यादा पैसे की जो आवश्यकता होती है वो सेवानिवृत्ति के बाद होती है। प्रश्न 11, जीवन बीमा में जोखिम पूलिंग का क्या अर्थ होता है? जीवन बीमा में जोखिम पूलिंग का अर्थ होता है कि सभी समान जोखिम को एक साथ जोड़ना। प्रश्न 12, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के तहत किसे कवर नहीं किया जा सकता है? फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के तहत पति पत्नी, बच्चे, माता पिता और सास ससुर को कवर किया जाता है। मामा मामी, चाचा चाची फैमिली फ्लोटर प्लान के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रश्न 13, किसी व्यक्ति की उम्र जितनी कम होगी उसकी देनदारी उतनी ही कम होगी, क्योंकि कम उम्र के साथ हमारी जिम्मेदारियां, हमारी देनदारियां कम होती है। प्रश्न 14, मिस्टर कुमार ने 20 वर्ष की आयु में कमाना आरंभ कर दिया, तो उसकी रिस्क क्षमता क्या होगी? अभी हमने प्रश्न 13 में पढ़ा है कि उम्र अगर कम होगी तो देनदारियां कम होगी, रिस्क कम होगा, रिस्क निम्न होगा। प्रश्न 15, प्रश्न 15, मृत्यु के समय अनिश्चित है, इसलिए जीवन बीमा कब लेना चाहिए? कम आयु में। जैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है उसी समय आपको जीवन बीमा के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए। अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आप निम्न में से किसकी सिफारिश करेंगे? पहला है बीमा, लेन देन संबंधी उत्पाद जैसे बैंक एफडी, शेयर में निवेश और डिवेंचर। आप अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का मात्र एक उपाय है, वो है इंश्योरेंस, बीमा। तो हम बीमा के लिए सिफारिश करेंगे। किसी व्यक्ति को अपने अर्निंग के या अपने फिनेंशियल प्लानिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इंश्योरेंस। प्रश्न 17, वित्तीय योजना बनाने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? सेवानिवृत्ति के बाद, पहली सैलरी मिलने के बाद, शादी के बाद और अमीर होने के बाद। मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपको क्या करना चाहिए? अपने लिए इंश्योरेंस प्लानिंग करना चाहिए। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स प्लानिंग का उद्देश्य नहीं है? अधिकतम कर लाभ, ये टैक्स प्लानिंग का उद्देश्य होता है। विवेकपूर्ण निवेश, परिणाम स्वरूप कर बोझ को कम करना। हम इस तरह से प्लानिंग करें कि हमें कम से कम सरकार को टैक्स देना पड़े। टैक्स ब्रेक का पूरा लाभ लेने के लिए हमारी इनकम के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें कुछ टैक्स ब्रेक दिए हैं, जैसे 10%, 20% एंड 30%। अगर हम वाइजली इन्वेस्ट करते हैं और अपने ब्रैकेट का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। लेकिन कर में चोरी करना, गलत तरीके से अपने टैक्स को चोरी करना या बचाना जो है वो हमारे टैक्स प्लानिंग का उद्देश्य नहीं होता है। प्रश्न 19, किसी जोखिम प्रोफाइल वाले व्यक्ति को धन निवेश किस शैली का पालन करना चाहिए? संचय, आपका सेविंग प्रोफाइल, अगर आपकी जोखिम ज़्यादा है तो आपको सेविंग ज़्यादा करना चाहिए, ना कि खर्च ज़्यादा करना चाहिए, ना कि आप उपहार दूसरे को ज़्यादा दे सकते हैं। प्रश्न 20, निवेश और रिटर्न के बीच क्या संबंध है? निवेश, जितना ज़्यादा निवेश होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा। यही निवेश और रिटर्न के बीच सबसे बड़ा संबंध है कि कोई व्यक्ति अगर 10,000 महीने का इन्वेस्ट कर रहा है और कोई व्यक्ति 1,00,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो व्यक्ति 1,00,000 रुपये का इन्वेस्ट कर रहा है उसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होगा। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से किसे लेन देन के उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? बैंक जमा को हम लेन देन के
उत्पादों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किसे आकस्मिक उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? जीवन बीमा मात्र एक उत्पाद है जिसे आकस्मिक उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न 23, किसी अवधि में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में जो वृद्धि कहलाता है वो इन्फ्लेशन कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ जाता है तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आय को अधिकतम करने की उचित रणनीति है? बीमा खरीदना। बीमा खरीदने से हम संचय को प्रोत्साहित करते हैं और हमारा अधिकतम आय संचय होता है बीमा इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। प्रश्न 25, आमतौर पर आकस्मिक उत्पाद किस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? नगद आवश्यकताओं को अनिश्चितता के विरुद्ध। आकस्मिक उत्पाद किसे बार बार समझा रहा हूँ कि आकस्मिक उत्पाद क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जीवन बीमा पॉलिसी होती है, और जीवन बीमा पॉलिसी की जो सबसे बड़ी यूएसपी होती है वो होती है अनिश्चितताओं के विरुद्ध आपको सुरक्षा प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण युवा अवस्था में देखने को मिलता है? आक्रामक, प्रगतिशील, सुरक्षित, रूढ़िवादी। प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव, आक्रामक मतलब किसी पे हमलावर होना नहीं होता। आक्रामक मतलब एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, जैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, न्यू वेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, जहां हम रिस्क की क्षमता बहुत होती है, साथ में रिटर्न की भी संभावना बहुत होती है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को आक्रामक इन्वेस्टमेंट या एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के करीब होता है तब उस व्यक्ति की जोखिम प्रोफाइल किस तरह का होता है? कंजर्वेटिव होता है। एक 60 साल का व्यक्ति शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि वहाँ अनिश्चितता होती है। वो ऐसे इन्वेस्टमेंट के विकल्प ढूंढता है जहाँ उसे गारंटी होती है कि भैया मेरा पैसा किसी भी स्थिति में डूबे नहीं, क्योंकि वो 30 साल 35 साल की संचय का नतीजा होता है वो पैसा। जब आप 60 साल के होते हैं तो आपने 30 साल में जो संचय किया है अपने सेवानिवृत्ति के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, उस पैसे को आप ऐसे जगह नहीं लगा सकते हैं जिसके कारण किसी भी कारण से वो पैसा डूब जाए। इसलिए उस समय का जो जोखिम प्रोफाइल होता है वो कंजर्वेटिव होता है, रूढ़िवादी होता है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुद्रास्फीति कीमतों में वृद्धि करती है। बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति से वस्तु एवं सेवाएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति का अर्थ है क्रय शक्ति में बढ़ोतरी। मुद्रास्फीति का यह मतलब नहीं होता है कि क्रय शक्ति में बढ़ोतरी। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है और मुद्रास्फीति है, दैट मीन्स वस्तु और सेवाएं महंगी है, तो उसे जीवन जीने के लिए जैसे चावल, दाल, आटा वो खरीदने ही पड़ेंगे। तो उसकी क्रय शक्ति तो नहीं बढ़ी, लेकिन जो चीज़ वो सस्ते में खरीद सकता था उसे अब वो महंगे में खरीद रहा है। तो मुद्रास्फीति से क्रय शक्ति की बढ़ोतरी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन बीमा योजना का भाग नहीं है? बीमा जीवन बीमा योजना का भाग है। संपत्ति का संरक्षण, ये भी इसका एक पार्ट है, और स्वास्थ्य बीमा भी एक पार्ट होता है। आवासीय ऋण जो है वो जीवन बीमा का हिस्सा नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस पॉलिसी में पॉलिसी धारक को लोन ले सकता है? टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ मृत्यु लाभ होता है, कोई भी लोन या सरेंडर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। बंधक योजना जो होती है ऋण के विरुद्ध हमें ये योजना, जिसे हम ऋण रक्षक पॉलिसी भी कहते हैं, ये मिलता है। इसमें भी लोन की फैसिलिटी नहीं होती है। और पहला विकल्प जो है बंदोबस्ती योजना, ये हमें रिस्क कवर के साथ सेविंग भी प्रोवाइड करता है। इसलिए बंदोबस्ती योजना में 2 वर्षों के बाद व्यक्ति लोन और सरेंडर कर सकता है। राजीव शादीशुदा है, उसका 4 वर्ष का पुत्र है। निम्न में से कौन सी योजना राजीव के लिए उपयुक्त होगी? बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त योजना होती है वो होती है चाइल्ड प्लान। मोहन अपने 60वें जन्मदिन तक लाइफ कवर चाहता है, लेकिन वो ज़्यादा प्रीमियम भुगतान नहीं कर सकता है।
ऐसे में कौन सा प्लान मोहन के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है? तो 60 वर्षों के लिए, 60 वर्ष तक की लाइफ के लिए मोहन 60 वर्षों तक के लिए अपनी प्लानिंग करना चाहता है और ज़्यादा प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकता है। तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया विकल्प होगा टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस को हिंदी में बोलते हैं अवधि योजना और मियादी योजना। टर्म इंश्योरेंस की खासियत होती है कि इसका जो प्रीमियम होता है बहुत निम्न होता है, बहुत कम होता है, और इसका जो कवर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मिस्टर बंसल केवल बचत करने के लिए कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिसी उपयुक्त होगा? तो अवधि बीमा, शुद्ध बंदोबस्ती योजना, क्योंकि शुद्ध बंदोबस्ती योजना में क्या होता है, इंश्योरेंस के साथ बचत का भी प्रयोजन होता है। इसलिए मिस्टर बंसल को सिर्फ शुद्ध बंदोबस्ती योजना लेना चाहिए, ना कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस लेना चाहिए, ना ही संपूर्ण जीवन होल लाइफ बीमा लेना चाहिए। अवधि बीमा के मुख्य लाभ क्या है? अभी मैंने बताया कि अवधि बीमा को ही मियादी बीमा बोलते हैं, अवधि बीमा को ही टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, कीमत बहुत कम होती है, प्रीमियम की लागत बहुत ही कम होती है। जीवन भर के लिए लाइफ कवर करने वाली पॉलिसी को क्या कहते हैं? होल लाइफ पॉलिसी कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, संपूर्ण जीवन बीमा कहते हैं। संपूर्ण बीमा योजना में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं किया जा सकता है? बचत, मृत्यु लाभ और बोनस लाभ। सावधिक उत्तरजीविता लाभ, शाब्दिक उत्तरजीविता लाभ को बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट। यह धनवर्षी योजना या बंदोबस्ती योजना का पार्ट होता है, जिसमें 5 साल, हर 5-5 साल पे या एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद क्या किया जाता है, बीमा धारक को पैसे रिटर्न किए जाते हैं, जिसे सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदोबस्ती आश्वासन योजना का एक उदाहरण है? मनी बैक योजना, धन वापसी योजना एक बंदोबस्ती आश्वासन योजना का उदाहरण है, क्योंकि बंधक मोचन योजना ऋण के विरुद्ध लिया जाता है। क्रेडिट जीवन बीमा योजना ये भी ऋण के विरुद्ध लिया जाता है। पहला बंधक मोचन योजना जो है आवासीय ऋण के विरुद्ध लिया जाता है। संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी जो है होल लाइफ पॉलिसी जिसे कहते हैं। तो मनी बैक योजना जो है बंदोबस्ती आश्वासन योजना का एक उदाहरण है। अक्षय निधि बीमा योजना में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अक्षय निधि बीमा योजना जो है एक प्रकार का एन्युटी प्लान होता है। एन्युटी प्लान मतलब पेंशन प्लान होता है। पेंशन प्लान मतलब सेवानिवृत्ति योजना होता है। इसमें मृत्यु लाभ के सहित उत्तरजीविता लाभ भी के घटक भी शामिल होते हैं। जब तक आप जीवित रहेंगे आपको पेंशन के रूप में पैसे मिलते रहेंगे। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप, या प्रीमियम पेइंग टर्म में मृत्यु हो जाएगी, तो जो पैसे है आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस टर्म निम्नलिखित में से किसे टर्म प्लान खरीदने की सलाह दी जा सकती है? ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की आवश्यकता है, जिसका बजट अधिक है। ऐसा व्यक्ति जिसको बीमा की आवश्यकता है लेकिन उसका बजट बहुत अधिक है, तो उसे बंदोबस्ती योजना लेना चाहिए, इंडोमेंट प्लान लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की आवश्यकता है लेकिन उसका बजट बहुत कम है, जैसे बंसल के केस में था कि बंसल 60 साल तक तो बीमा लेना चाहता है, लेकिन उस वो ज़्यादा पैसे प्रीमियम के रूप में भुगतान नहीं करना चाहता है, तो हम उसे टर्म प्लान के लेने के लिए सजेस्ट करेंगे। जीवन बीमा उत्पाद क्या है? कर से छूट लेने का तरीका, बिल्कुल सही बात है। सुरक्षित निवेश का जरिया, किसी व्यक्ति की उत्पादक क्षमताओं को आर्थिक मूल्यों के नुकसान से सुरक्षा। जीवन बीमा जो है आपको पीस ऑफ माइंड देता है, और आपकी उत्पादक क्षमता और आर्थिक नुकसान जो आपके नहीं होने पे उत्पन्न होता है उससे आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो जीवन बीमा उत्पाद का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, किसी व्यक्ति की उत्पादक क्षमता, किसी व्यक्ति की उत्पादक क्षमता कब बढ़ेगा? जब वो व्यक्ति क्या होगा, पीस ऑफ माइंड होगा। वो इस बात के लिए सिक्योर होगा कि मेरे बाद मेरे पास ये सेविंग है, या मेरे पास इतने का इंश्योरेंस है, मेरे बाद मेरी फैमिली भी सुरक्षित है। आर्थिक और उसके नहीं रहने पे जो आर्थिक मूल्यों की नुकसान होगी उसकी भरपाई हो जाएगी। टर्म पॉलिसी में मौजूद रूपांतरण विकल्प बीमा पोर्टेबिलिटी का प्रयोग करके निम्न में से किसे बदला जा सकता है?
टर्म पॉलिसी में पोर्टेबिलिटी का उपयोग करके संपूर्ण जीवन बीमा नीति में बदला जा सकता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? पहला, सावधि बीमा योजना आजीवन नवीनीकरण विकल्प के साथ आती है। टर्म इंश्योरेंस प्लान बिल्ट इन डिसेबिलिटी राइडर के साथ आती है। नहीं, टर्म इन पॉलिसी में अगर आपको डिसेबिलिटी राइडर लेना होगा तो आपको कुछ अतिरिक्त प्रीमियम पे करना होगा। टर्म इंश्योरेंस स्टैंड अलोन पॉलिसी के साथ दूसरी पॉलिसी के साथ राइडर के रूप में खरीदा जा सकता है। बिल्कुल सही है। जैसे आप जीवन आनंद पॉलिसी लेते हैं और उस पॉलिसी में आप मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का एक बंदोबस्ती योजना जैसे जीवन आनंद पॉलिसी खरीदा, उसके साथ वो 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस भी ले सकता है और 10 लाख का डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी ले सकता है। तो टर्म इंश्योरेंस को स्टैंड अलोन पॉलिसी के रूप में भी ले सकते हैं, साथ साथ दूसरी पॉलिसी के साथ राइडर के रूप में भी उसको खरीदा जा सकता है। 43, जीवन बीमा व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी धारक के बंधक का भुगतान करता है। तो बंधक पूर्व मॉर्टगेज ऋण रक्षक पॉलिसी मैंने पहले भी बताया है कि ऋण रक्षक पॉलिसी आवासीय ऋण के साथ लिया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी धारक को जो भी पैसा होता है वो भुगतान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है? यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो गैर पारंपरिक जीवन बीमा प्रोडक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? परिवर्तनीय जीवन बीमा एक अस्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है। परिवर्तनीय जीवन कन्वर्टेड जीवन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है एक अस्थायी पॉलिसी नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत है। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक जीवन बीमा उत्पादों की एक सीमा है? इन नीतियों पर अधिक लाभ मिलता है। सरेंडर मूल्य निकालने का स्पष्ट और दृश्यमान तरीका है। मूल्य एवं सेविंग की अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है। वापसी दर का पता लगाना आसान नहीं होता है। जो ट्रेडिशनल पॉलिसी होती है जिसमें बोनस होता है, ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ऐसे में रेट ऑफ रिटर्न पहले से बताना जो है वो आसान नहीं होता है कि इस पॉलिसी में कितना रिटर्न मिलेगा। 47, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत? यूनिवर्सल लाइफ 80 के दशक में खूब फेमस हुआ था और यह अमेरिका में सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न 48, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सार्वभौमिक जीवन बीमा पॉलिसी के कथन में सत्य है? सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश नेम को भी याद रखना है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यह पॉलिसी धारक को अलग अलग भुगतान करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही। यह पॉलिसी धारक को नगद मूल्य और बाजार आधारित प्रतिलाभ दर अर्जित कर सकता है। तो विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों सही होंगे। 49, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यूलिप के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? यूनिट धारक को विभिन्न प्रकार के फंडों के बीच चयन कर सकता है। बिल्कुल सही है कि जो पॉलिसी धारक होता है यूलिप में कई प्रकार के फंड होते हैं, जैसे बॉन्ड फंड होता है, बैलेंस फंड होता है, ग्रोथ फंड होता है, और वो अपनी इच्छा के हिसाब से चयन कर सकता है। तो ये विकल्प सही है, इसलिए मतलब यूलिप के संदर्भ में सही है। जीवन बीमा करता यूनिट मूल्यों की गारंटी प्रदान करता है। यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जीवन बीमा यूलिप में कोई गारंटी प्रदान नहीं करता, क्योंकि यह शेयर मार्केट से संबंधित प्लान होता है और शेयर के बढ़ने घटने से, मार्केट के बढ़ने घटने से इसके फंड वैल्यू पे प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 50, IRDA के मानदंडों के अनुसार भारत में एक जीवन बीमा कंपनी नीचे दिए गए गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पादों में से कौन सा उत्पाद प्रदान कर सकती है? पहला विकल्प यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, दूसरा वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान। तो विकल्प 1 और विकल्प 2 IRDA मानदंडों के अनुसार यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेच सकता है और वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बीमा कंपनी बेच सकता है। लाइव सेक्शन के अगले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।